नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मासिक राशिफल धनु राशि की अप्रैल मास के लिए। यह जो राशिफल है यह लग्न राशि और साथ ही साथ चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि यह जो मासिक राशिफल है यह लग्न के लिए भी लागू होता है और राशि के लिए भी लागू होता है। लग्न वह होती है जिस क्षण आप जन्म लेते हैं, और चंद्र राशि वह होती है जिस राशि में आपका चंद्रमा होता है। मान लीजिए धनु राशि के लिए है तो जहाँ पे 9 लिखा हुआ है वहाँ पे अगर चंद्रमा स्थित है तो वह धनु राशि हुई, यानी कि यह मानसिक राशि हुई। और आपको अगर यदि अपनी राशि नहीं पता है और आपका जो नामाक्षर है वह ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, धा, भे से शुरू होता है तो भी आपकी धनु राशि बनती है, यानी कि 9वीं राशि, यानी कि भाग्य की राशि, यानी कि ज्ञान की राशि, जो अग्नि तत्व प्रधान राशि है। और यह जो ज्ञान है वह अग्निपुंज के समान होता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इसका अगर आप प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो इसमें एक धनुष लिए हुए एक व्यक्ति है जो घोड़े के समान चलता है, परंतु उसका जो ध्यान है वह अपने लक्ष्य की ओर ही होता है। तो इसका अगर आप बेसिक रूप से अगर इसका प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि एक मनुष्य है, वह धनुष बाण लिए हुए है और घोड़े के समान वह दौड़ रहा है। तो यानी कि अपने लक्ष्य की ओर निरंतर यह बढ़ते रहते हैं और अपने टारगेट को पूरा करते रहते हैं। एक टारगेट इनका ख़त्म होता है तो दूसरा टारगेट आरंभ हो जाता है। यह धनु राशि की विशेषता है और यह जो राशिफल है वह अप्रैल मास के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जो अप्रैल मास है यह काफ़ी परिवर्तन भरा है। इस मास में आप देखेंगे कि बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। ये इस मास में एक नहीं 6 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह अप्रैल मास महान परिवर्तन का मास है। तो सबसे पहले ये देखें कि कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। तो देखिए जो चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा क्या है प्रत्येक 2-2.25 दिन के अंदर में अपनी राशि का परिवर्तन करता रहता है, यानी कि इनकी जो मन है वह लगातार निरंतर एक बात के बाद दूसरी बात, दूसरी के बाद तीसरी बात, तीसरी के बाद चौथी बात, लगातार परिवर्तन करता रहता है। और इनका जो परिवर्तन है वह काफ़ी तेज भी होता है, यानी कि चंद्रमा जितनी शीघ्रता से चलते हैं उसी प्रकार आपका मन भी उतनी शीघ्रता के साथ अपने विचारों में परिवर्तन करता रहता है। और इनके जो विचार होते हैं वह काफ़ी रहस्य भरे होते हैं, उन गहराइयों तक विचार कर लेते हैं जहाँ तक कोई भी साधारण मनुष्य सोच भी नहीं पाता है। क्योंकि चंद्रमा यानी कि चंद्र की राशि कर्क इनकी अष्टम राशि होती है। यहाँ पर इनके जो विचारशीलता है वो बहुत ही वृहद स्तर पर होती है। ये वहाँ तक सोच लेते हैं जहाँ तक कि साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकते हैं। यह धनु राशि की विशेषता है। तो जो गोचर है या जो राशि परिवर्तन है उस पर अब हम बात करते हैं। तो देखिए जो 5 अप्रैल 2021 को है वह गुरुदेव महाराज मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 13 अप्रैल 2021 को सूर्यदेव महाराज मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में आ जाएंगे। 13 अप्रैल को ही मंगल देव का भी राशि परिवर्तन है, वह वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में आ जाएंगे। और 16 अप्रैल 2021 को बुध देव भी मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में आ जाएंगे। 18 अप्रैल की बात आती है तो 18 अप्रैल को शुक्र देव भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र देव मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और शनि देव की बात करें तो शनि देव यथावत मकर राशि में ही है, और वही राहु देव वृषभ राशि में और केतु देव वृश्चिक राशि में है। तो यह ग्रहों की स्थिति है कि किस प्रकार हमारे ग्रह अप्रैल मास में धनु राशि के लिए हैं। तो इस प्रकार इन ग्रहों की स्थिति है।
अब बात करते हैं धनु राशि की अथवा धनु लगन की। तो धनु लगन के जो स्वामी देव हैं वह गुरुदेव हैं और गुरुदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है 5 अप्रैल 2021 से। तो गुरुदेव महाराज अपने द्वितीय भाव को छोड़ करके तृतीय भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि तृतीय भाव में यहाँ पर आपको विशेष पराक्रम यहाँ पे करने होंगे। यह एक साल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप अपने भाई बंधुओं पर भी अच्छा खासा अपना ज्ञान का प्रभाव रखेंगे। यहाँ पे तेज नहीं है, यहाँ पर और कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपके भाई बंधु हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनके ऊपर अच्छा खासा आपका प्रभाव रहेगा। इसी गुरु की अगर हम पंचम दृष्टि की बात करते हैं तो वह स्नेह की दृष्टि है, वह सप्तम भाव में जाती है और सप्तम भाव यानी कि जीवन साथी के भाव पर भी आपका अच्छा खासा प्रभाव रहेगा। साथ ही भाग्य भाव की बात करें, जो सप्तम दृष्टि है वह आपके भाग्य स्थान पर जा रही है, यानी कि नवम भाव पर जा रही है। नवम भाव पर जाने से क्या है कि आपका इस वर्ष में पूर्ण रूप से भाग्य के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव रहेगा, यानी कि आपके कार्यों में, आपके बाजूबल के कार्यों से आपका भाग्य यहाँ पर साथ देगा। नवम दृष्टि की बात करें तो गुरुदेव महाराज एकादश भाव पे शुक्र की तुला राशि पर अपना प्रभाव दे रहे हैं, यानी कि नवम दृष्टि भाग्य भाव से लाभ के ऊपर आपकी अपनी भी दृष्टि है, क्योंकि ये आपके लग्न के स्वामी हैं। आपकी दृष्टि लाभ पे भी है। तो इस वर्ष आपकी कोशिश होगी कि आप लगातार भाग्य का सहयोग लेते हुए, अपने बाहुबल का सहयोग लेते हुए कुछ लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो ये तो बात हुई गुरुदेव की। अब अगर हम बात करें, देखिए सूर्य की, सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी हैं और बैठ रहे हैं आपके पंचम भाव में। तो आप यहाँ पाएंगे कि आपके जो क्रिएटिविटी है वह रंग लाएगी, क्रिएटिविटी का अच्छा खासा प्रभाव रहेगा। जो वहाँ पंचम भाव से सप्तम भाव की ओर देख रहे हैं, यानी कि सूर्य का जो प्रभाव है, जो वर्चस्व है, वो आपके संतान के पक्ष में भी होगा। यह अप्रैल मास 15 अप्रैल से 15 मई का बीच का भी जो समय है वह आपके बच्चों के लिए, आपकी संतान के लिए, आपकी शिक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप अगर एजुकेशन के फील्ड में हैं और आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य योजना की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सरकारी तौर से, यानी कि सरकार का सहयोग यहाँ पर रहेगा। आपको गवर्नमेंट से लाभ हो सकता है। आपको यहाँ पर अगर आप किसी टेंडर को लेना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर लाभ मिलने की पूर्ण संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि भाग्य का स्वामी पंचम में बैठना और वहाँ से आपकी इच्छाओं की पूर्ति के भाव को देखना, और इच्छाओं की पूर्ति का जो स्वामी है वह पंचम में ही शुक्र बैठे हुए हैं, यानी कि कंप्लीटली यह एक लाभ का समय होगा। बात करें अगर शुक्रदेव की, तो देखिए शुक्रदेव महाराज जो हैं वह अपनी मीन राशि को छोड़ करके पंचम भाव में आए हैं, यानी कि मेष राशि में आए हैं। तो मेष राशि देखें कुल मिलाकर के काफ़ी प्रभावशाली है, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रहों का समावेश है। यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, यहाँ पर शुक्र बैठे हैं और यहाँ पर आपके भाग्य के स्वामी सूर्य देव भी बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव कुल मिलाकर के बहुत भाग्यशाली महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का स्वामी भी यहाँ पर विराजित है, यानी कि आपको संतान के संबंध में अच्छी सूचना या शुभ समाचार आपके साथ लगातार रहने वाले हैं। यह मास आपकी संतान के संबंध में, आपकी शिक्षा के संबंध में, आपकी एजुकेशन को लेकर के, और अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके संबंध में यह समय बहुत ही ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होगा। बात करें अगर मंगल देव की, तो देखिए वही जो पंचम भाव के स्वामी हैं वह बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। तो यहाँ पर क्या है, यह जो सप्तम का और पंचम का जो योग बना है, यानी कि अगर आप कुछ लीगल रिलेशनशिप्स करना चाहते हैं, जैसे विवाह, तो यह समय एकदम अनुकूल है। प्रेम विवाह के संबंध में अगर आप विचार कर रहे हैं तो यह बिल्कुल सही समय है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन करके आपकी इस प्रेम विवाह को कंप्लीट करने का, यानी कि प्रेम विवाह यदि आप करना चाहते हैं तो यह एकदम सटीक समय है और आप निश्चित तौर से विवाह में
काफ़ी सफल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें तो क्या है कि आपके पिता का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी हैं, यानी कि यह पिता का भाव है। साथ ही साथ क्या है, पिता की फैमिली का भाव, तो पिता की जो फैमिली का भाव है वह दसम होता है। तो दसम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी आपके साथ आपकी इच्छाओं के भाव में विराजित हैं। तो यह एक बहुत ही ज़्यादा सुयोग समय है। हालांकि आपकी माता का उतना सहयोग नहीं होगा, क्योंकि माता स्थान का जो स्वामी है वह अपने से द्वादश है। तो क्या है, जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर विवाह के संबंध में बात है तो माता का उतना सहयोग नहीं होगा, परंतु हाँ, कुछ समय के बाद निश्चित तौर से आपकी माता भी आपके इस प्रेम विवाह को मानेंगी और उसको पूरा उचित सम्मान देंगी। तो यह स्थिति है। राहु की बात करें तो देखिए, राहु देव महाराज आपके षष्ठ भाव में है, यानी कि विरोधियों की यहाँ पर नहीं चलेगी। आप अपने विरोधियों पर अच्छा खासा प्रभाव रखेंगे। बात करें अगर केतु देखी तो केतु देव महाराज द्वादश भाव में स्थित हैं, यानी कि यह मोक्ष को देने वाले हैं। आपकी रुचि जो है इस समय पर काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाएगी। आप ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल होंगे, क्योंकि केतु देव द्वादश भाव में बैठ करके मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। यानी कि समस्या, यानी कि व्यय के भाव में कटौती, यानी कि खर्च में भी निश्चित तौर से कमी आएगी। और केतु का द्वादश बैठना यानी कि मोक्ष प्राप्ति की, मोक्ष का जो पथ है उस पर अग्रसर होने की बात है। तो इस प्रकार यह है कि इनका फल इस प्रकार रहेगा, आप समझ ही गए होंगे। और मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए। आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आप अगर मेरे एपिसोड पसंद करते हैं, आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और मिलते हैं नेक्स्ट राशि को, यानी कि मकर राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।